एक गांव में नवीन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बस में कंडक्टर का काम करता था। नवीन अपने पिता राजू के साथ रहता था। जब नवीन बहुत छोटा सा था, तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। तब से लेकर नवीन की पूरी जिम्मेदारी उसका पिता ही लेता था। नवीन का पिता राजू पुरानी मोटर्स को खरीदकर उसको ठीक करता था। उनको रिपेयर करने के बाद बेचा करता था। राजू की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि वो अपने बेटे नवीन की शादी किसी अच्छी सी लड़की के साथ कर दे। अरे राजू, कैसा है तू? अरे राजेश, तू मेरे दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? क्या बताऊं यार, मैं भी ठीक ही हूँ। क्या हुआ, तू कुछ परेशान है क्या? अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, हर लड़की के पिता की हाल यही होती है। बस एक ही चिंता लगी रहती है कि लड़की की शादी कैसे करूं। अरे राजेश, मैंने सुना था कि तेरी बेटी की अभी पढ़ाई चल रही है, तो उसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्या आ पड़ी तुझे? हाँ, बस 2 महीने की बात है, फिर उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। अभी से मैं कोशिश में लगा नहीं रहूंगा तो पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, और लड़का घर वालों को पसंद आएगा भी नहीं। लेकिन क्या बताऊं, मेरी सारी की सारी कोशिशें नाकाम ही हो रही हैं। अरे लेकिन क्यों यार? अब मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त, महीने में 10,000 रुपये कमाने वाला लड़का भी दहेज में 10-10 लाख रुपए मांग रहा है। देख मेरे दोस्त, मेरी बात का बुरा मत मानना, और ये भी मत समझना कि मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ। वो असल में बात ये है कि मैं भी अपने बेटे नवीन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। मेरा बेटा सरकारी बस में कंडक्टर का काम करता है, और बस 2-3 महीनों में ही उसका काम परमानेंट भी होने वाला है। एक बार सोच ले, अगर तुझे पसंद हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरी बेटी से कर दूंगा। और हाँ मेरे दोस्त, ये दहेज वहेज मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। इसके बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, तू ना अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें मुझे दे दे। घर वालों को भी तो बताना जरूरी है। अगर उन लोगों को पसंद आ गया तो मैं 2-3 दिन में तुझे फोन करके कुछ न कुछ खबर सुना दूंगा। राजू अपने बेटे नवीन की कुछ तस्वीरें उसके दोस्त को दे देता है, और वो आदमी घर जाने के लिए बस पकड़ लेता है। उसी बस में नवीन भी था। पूरे रास्ते में राजेश की नजरें सिर्फ नवीन पर ही थी। वो नवीन को परखने लगा कि ये लड़का कैसा है। अरे ओ पद्मा, कहाँ हो? चाय तो बना कर ला दो। हाँ हाँ, ला रही हूँ। पद्मा, इस फोटो को देखो। ये लड़का मेरे दोस्त का बेटा है, बस में कंडक्टर का काम करता है। घर आते समय इसी की बस पकड़ी थी मैंने। देखा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था लड़का। अगर तुम लोगों को भी पसंद आ गया तो बाकी बातें मैं उससे बाद में कर लूंगा। और हाँ, असल बात तो ये है कि मेरा दोस्त दहेज नाम से बहुत ही चिढ़ता है। वो दहेज नहीं लेगा। हाँ जी, आपने सही कहा था। लड़का तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लड़का। बेटी अमूल्या, तुम भी तो कुछ कहो। क्या तुम्हें लड़का पसंद आया? पिताजी, आप दोनों की पसंद ही मेरी पसंद है। राजेश अपने दोस्त राजू को फोन लगाता है और कहता है कि उनके घर में लड़का सारे लोगों को पसंद आ गया है। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। बहुत जल्दी में 2-3 दिन के अंदर ही नवीन और अमूल्या की शादी हो जाती है। नवीन के शादी होने के ठीक 1 महीने बाद सारी दुनिया में एक जानलेवा बीमारी फैल गई थी, जिससे पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया था। सारे के सारे सरकारी वाहन बंद हो चुके थे, और ये सिलसिला पूरे साल तक चलता रहा। इससे नवीन का काम परमानेंट होने के बजाय उसकी नौकरी ही चली गई थी। पिताजी, जो काम मेरे पास था वो भी चला गया। आपका और मेरी पत्नी का पोषण करने के लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। पिताजी, आप जो काम करते हैं वो काम मुझे भी करना सिखा दीजिए, मैं भी कुछ पैसे कमा पाऊं। अरे नवीन,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम तुम्हें वापस जरूर मिलेगा। हाँ पिताजी, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तब तक के लिए तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा ना। आप मुझे कुछ काम सिखा दीजिए। अपने ससुर और पति की बातें सुनकर अमूल्या वहां पहुंच जाती है। पापा जी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा ख्याल आया है। ये तो बस का काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो क्यों ना हम खुद ही अपनी एक बस बनाए जिससे कुछ काम हो जाए। अरे हाँ बहू, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ इंजन तैयार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाकी का सामान खरीदने के लिए हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। हाँ पापा जी, ये भी तो सच है। अमूल्या ने तो सोच ही लिया था कि वो अपनी पति की सहायता किसी भी हाल में करके रहेगी। एक दिन अमूल्या और राजू बैठे बातें कर रहे थे और बातों बातों में राजू ने ये कहा था कि उनके पास 2 एकड़ की जमीन है और उस जमीन में उन लोगों ने बांस के पेड़ लगाए हैं। ये बात सुनते ही अमूल्या के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आ जाता है और ये फौरन ही अपने ससुर और पति को सुना देती है। सुनिए जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना। हम पापा जी की सहायता से एक इलेक्ट्रिकल की मोटर बनवाते हैं और फिर उसको बस में लगवाकर बस को बनाते हैं, ठीक है? लेकिन हमने तो इसके बारे में पहले भी बात की थी ना बहू, कि बस की इंजन तो तैयार हो सकती है, लेकिन बस की बॉडी के लिए जो सामान की जरूरत होगी उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है ना। अरे पापा जी, सिर्फ इंजन के सिवा सारी बॉडी को बनाने के लिए पैसे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन वो कैसे बहू? वो हमारे खेत में जो बांस के पेड़ लगे हैं उनको काटकर हम उसकी सहायता से बस बनाएंगे। ये सब तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? अरे पापा जी, इन सब बातों की चिंता करना आप छोड़ दीजिए, वो सब कुछ तो मैं संभाल लूंगी। फिर अमूल्या बिना कोई देर किए अपने पति की सहायता से सारे ही बांस के पेड़ों को काटती है और उन सारे बोंग को अपने ही एक शेड में लाकर रखती है। फिर अपने ही ससुर राजू की सहायता से एक इलेक्ट्रिकल बस की इंजन बनवा लेती है और जो बांस के पेड़ उन लोगों ने काटे थे उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत सी बस बना लेते हैं। ये सारा काम करने के लिए उनको ठीक 4 महीने का वक्त लगा था। अमूल्या, तुम तो ग्रेट हो यार, तुम तारीफ के काबिल हो। अरे नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी और पापा जी की सहायता नहीं होती तो ये सब कहाँ कुछ हो पाता। ये सफलता हम सब की है। नवीन को बस के बारे में और बस में करने वाले काम के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वो काम कैसे करते हैं और इस तरह नवीन ने अपनी बस का नाम बैम्बू बस रख दिया था और उसमें काम करना शुरू किया था। गांव के सारे लोगों को ये बैम्बू बस बहुत ही अच्छी लगने लगी, जिससे सारे लोग उसी के बस में इधर उधर घूमा करते थे। नवीन को इस काम का फायदा बहुत ही अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और फिर उसने पूरे 10 बैम्बू बस बनवा लिए थे और पूरी तरह से ट्रैवल्स का काम उसने शुरू किया था। सरकार की तरफ से भी बैम्बू बसेस का एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया था, जिससे अमूल्या को बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड भी मिला था। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल गुजरने लगी।